मैं आपके साथ लक्ष्मी। और देखिए, मुजफ्फरपुर के नरौली बालगृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। मुशहरी थाना पुलिस सहित जांच में और भी कई पुलिस टीम जुटी हुई है। वहीं एसडीएम और डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सवाल है कि आखिर बालगृह से बच्चे बार बार क्यों गायब हो जाते हैं। इस चमचमाती बिल्डिंग को देखिए। बिल्डिंग की चारदीवारी को देखिए और देखिए लोहे के इस मजबूत गेट को। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के नरौली वृहद आश्रय स्थल की है। 2 साल पहले इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनवाया था, खासकर बाल गृह में रहने वाले बच्चों की सुविधा का ध्यान रखते हुए। लेकिन इस नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हैं। रविवार की देर रात बच्चों के भागने की आशंका जताई जा रही है। कुछ मिला हुआ है सुराग, उस पर हम लोग देख रहे हैं बच्चे कहाँ गए हैं। हम लोग पता लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही बच्चों के लापता होने की सूचना मिली, मुशहरी थाना के साथ एसडीएम डीएसपी पूर्वी 2 मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। एसडीएम ने माना कि सुरक्षा को लेकर कई खामियां हैं, जिसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। कुछ खामियां पाई गई हैं। जो भी खामियां हैं उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित इस बाल गृह में कुल 46 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 10 बच्चे बीती रात से लापता हैं। हॉस्टल की तरह बाल गृह जो है यहाँ पर संचालित की जाती है। कई वार्डन रहते हैं, सुरक्षा के लिए कई जो है सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं, गार्ड रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है उस भवन से 10 बच्चों के अचानक गायब हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की कड़वी यादें आज भी लोगों की जेहन में है, जिसने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब बाल गृह से बच्चों का गायब होना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या बाल गृह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? सुरक्षा के इंतजाम थे तो फिर बच्चे गायब कैसे हुए? क्या सभी बच्चे एक साथ गायब हुए? क्या कोई बच्चों को भगाकर ले गया? और लापरवाही पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बाल गृह से एक साथ 10 बच्चों के गायब होने की खबर से सनसनी मची है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से संचालित इस आश्रय गृह की सुरक्षा जाल को तोड़ते हुए देर रात बच्चे फरार हो गए, जिनमें से 4 बच्चे मूक बधिर बताए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। सरकारी बाल गृह का ये मामला है, जहां 10 बच्चे फरार हो गए हैं और इसी के बाद सनसनी मची हुई है कि आखिर ये बच्चे कैसे फरार हुए हैं, कैसे भाग निकले ये बच्चे। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र के नरौली में चल रहे बृहद आश्रय गृह परिसर में बाल गृह से 10 बच्चे के लापता हो जाने से पूरा प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी अब उन तमाम 10 बच्चों की खोज में जुट चुके हैं और लगातार इसको लेकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद बच्चे कैसे लापता हो गए, बच्चे कैसे फरार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात में ही ये तमाम बच्चे गायब हो गए थे, यहाँ से फरार हो गए थे। और 4 दीवारी, बड़ी बड़ी 4 दीवारियां हैं, लेकिन उसमें जो कमी है कि जो लोहे के गेट बनाए गए हैं उससे आसानी से कूदा जा सकता है। तो संभावना जताई जा रही है कि उस पर से कूद के ही बच्चे गए होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि गार्ड तब कहाँ थे, या फिर सीसीटीवी कैमरे जो अब तक उसको लेकर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। तो ये तमाम सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कुल 10 बच्चे जो हैं यहाँ से अचानक गायब हो गए हैं। और यही आप देखेंगे बृहद आश्रय गृह मुजफ्फरपुर में है और इसी बृहद आश्रय गृह परिसर में बगल में बालक छात्रावास चल रहा है और उसी बालक छात्रावास में तमाम जो बच्चे हैं वह रह रहे थे। ये सब बच्चे जो हैं अचानक फरार हो जाते हैं, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला है। पुलिस और प्रशासनिक टीम तमाम चीजों को गंभीरता से जांच रही है और कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो तमाम बच्चों को रिकवर कर लिया जाए। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। अब बात बंगाल में हुए उस हत्याकांड की, जिसका कनेक्शन बिहार और झारखंड के साथ यूपी से भी है। बंगाल के सीएम सुवेंदु के पीए हत्याकांड मामले में बिहार और यूपी से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बक्सर से 2 और यूपी से 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ है।
भारी सुरक्षा के बीच पेशी के लिए ले जाते इन 3 लोगों को देख लीजिए। ये कोई आम बदमाश नहीं है, बल्कि इनके ऊपर आरोप है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का। 6 मई की रात पूरा देश तब सन्न रह गया जब चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद हुई इस हत्याकांड ने सुरक्षा बलों के कान खड़े कर दिए और पूरे देश की पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। आखिरकार बिहार और उत्तर प्रदेश से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई। बिहार के बक्सर से मयंक राज मिश्रा और विकी मौर्य की गिरफ्तारी हुई, जबकि यूपी के बलिया से राज सिंह पकड़ा गया। जो है बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूचना के आधार पे जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है बक्सर से की गई है और आगे की जो है कार्रवाई उनके विरुद्ध में हम लोगों ने जारी कर दी है और उन लोगों को जो हैंडओवर कर दिया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट से मिली लीड से हुई। तीनों शार्प शूटर की पश्चिम बंगाल के बरासात जिला अदालत में पेशी हुई। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब इन 13 दिनों की पूछताछ में पुलिस हत्या की वजह और उससे जुड़े हर सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर क्यों चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामला। देखिए, न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। बक्सर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है इनको, जिनमें विकी मौर्य और मयंक मिश्रा को दरअसल पूछताछ के बाद बिहार एसटीएफ ने बंगाल एसटीएफ को सौंप दिया है। दोनों को शरण देने वाला विशाल श्रीवास्तव बिहार एसटीएफ की हिरासत में है और पूछताछ में एसटीएफ को कई अहम जानकारी दी गई है। पीए चंद्रनाथ रथ की कार को हत्याकांड से ठीक पहले जिस सिल्वर रंग की निसान माइक्रा कार से रोका गया था, उस कार को विक्की और मयंक ने ही हावड़ा पहुंचाया था। ये कार चोरी की थी। धनबाद से लेकर हावड़ा गए थे विक्की और मयंक। इन दोनों के साथ 2 अन्य युवक भी उस कार में सवार था। पूछताछ में विक्की और मयंक ने एसटीएफ को बताया हावड़ा आखिर किसने बुलाया, किसने डील की, उनके साथ कार से हावड़ा गए 2 अन्य युवक कौन था, ये पूरे सवाल का जवाब दिया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के पास, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, ये पूरी वारदात जो है वो बंगाल में जब मतगणना हो गई थी उसी दिन रात की है। और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उनके पीए की गोली मार करके हत्या की गई थी। पहले एक ट्रैफिक चेक पोस्ट पे उन्हें रोका था। उसके बाद जब वो गाड़ी आगे बढ़ा दिए तो चेज कर करके उन पे ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई थी। और इसमें जो है मुख्य रूप से 3 लोग जो है वो बिहार से डिटेन किए गए हैं, जिसमें विक्की मौर्य, मयंक मिश्रा को जो है गिरफ्तार करके बंगाल एसटीएफ की टीम अपने साथ ले गई है। जबकि विशाल श्रीवास्तव जो है उसे बिहार एसटीएफ अपने पास रख करके पूछताछ कर रही है, इंट्रोगेशन कर रही है। अभी तक के इंट्रोगेशन में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 के हाथ लगी है आधिकारिक सोर्सेज के हिसाब से, उसके मुताबिक ये पुलिस साजिश जो है वो बंगाल में रची गई थी और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसे जो है मूर्त रूप देने के लिए बिहार से शूटर फायर किए गए थे, जिसमें ये दोनों जो शूटर हैं मयंक मिश्रा और विकी मौर्य, इन दोनों को हायर किया गया था। और विशाल जो है इन दोनों को पनाह दिया था, इन दोनों को छिपने के लिए जगह मुहैया कराया था। तो इसी के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 को अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई है। और बताते चले कि जिस कार का इस्तेमाल इस मर्डर में किया गया, यह कार जो है चोरी की थी। धनबाद से हावड़ा लेकर के विक्की और मयंक ही कैसे, इन दोनों के साथ 2 अन्य युवक भी उस कार में सवार थे। हावड़ा पहुंचने के बाद जो गिरोह के सदस्य हैं उन्होंने कार अपने पास रख लिया और विक्की और मयंक को वापस भेज दिया था। पूछताछ में विक्की और मयंक ने एसटीएफ को ये भी बताया कि हावड़ा किसने बुलाया, किसने डील की, उनके साथ कार से हावड़ा जो 2 युवक धनबाद से गए थे वो दोनों कौन हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया है। जिसके आधार पर उन दोनों युवक को, जो धनबाद के रहने वाले हैं, उन दोनों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। और ये माना जा रहा है, विक्की और मयंक ने जो बताया है कि 2 युवक इस हत्या में शामिल थे और संभवतः वो धनबाद के ही हैं, क्योंकि जब ये कार लेकर इसके हावड़ा पहुंचा तो इसे वहां से चलता कर दिया गया। और उन दोनों युवक को जो धनबाद से उनके साथ गए थे, उन दोनों को वहां रखा गया। तो जो हत्या किया गया है उसमें इन दोनों की संलिप्तता जो है वो सामने आई है। और ये भी बताते चले कि धनबाद से हावड़ा तक जाने में जितने भी टोल नाका परे हैं, वहाँ पे यूपीआई आईडी से जो है इन्होंने
पे किया था, जो टोल होता है वो पे किया था, और यही एक कड़ी बनी जब बंगाल। यानी कि अमित देखिए, दायरा जो है जांच का वो बढ़ता ही जा रहा है आगे। अब देखना होगा कि आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन शराब माफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। मोतिहारी में शराब तस्करों का पुलिस पर हमला करना और मधेपुरा में थाने के पास तस्करों का फायरिंग करना शराबबंदी कानून की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये मोतिहारी के डुमरिया घाट की है। यहाँ जब पुलिस ने शराब तस्करों का पीछा करने की कोशिश की तो तस्करों ने कानून का खौफ मानने के बजाय पुलिस की गाड़ी को ही जोरदार टक्कर मार दी। उनकी मंशा साफ थी, पुलिस वालों को कुचलकर अपनी जान बचाना और तस्करी का माल ठिकाने लगाना। इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए और अस्पताल पहुंच गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। हद तो तब हो गई जब मधेपुरा के बिहारीगंज में सरेआम गोलियां गूंजी। हैरानी की बात देखिए, बिहारीगंज थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर तस्करों ने 6 से 7 राउंड फायरिंग की। आरोप शराब तस्करों पर है, जिनका दुस्साहस अब इस कदर बढ़ गया है कि उन्हें थाने की दूरी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिखाता है कि बिहार में शराब माफिया कितने बेलगाम हो चुके हैं। मोतिहारी में पुलिस पर हमला और मधेपुरा में सरेआम फायरिंग तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। सवाल अब प्रशासन पर है कि आखिर सिस्टम में बैठे सफेद पोशों और सड़कों पर दौड़ते तस्करों के बीच ये सांठगांठ कब खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पिलर 7 और 8 के बीच का हिस्सा 4 तारीख की देर रात गंगा में समा गया, जिससे सीमांचल और पूर्वांचल का सड़क संपर्क टूट गया। अब इस घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री बताया जा रहा है विजय चौधरी ने हवाई सर्वे किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात भी हुई है। सेना और IIT रुड़की और इंजीनियर लगातार मौके पर हैं। जल्द ही बेली ब्रिज बनाने की तैयारी चल रही है ताकि छोटी गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सके और लोगों को राहत मिल सके। तो मरम्मत कार्य जो है वो तेजी से शुरू कर दिया गया है। 4 मई की रात ये पुल जो है क्षतिग्रस्त हुआ था और इसके बाद ही हादसे के बाद ही आवाजाही जो है बंद कर दी गई थी। भागलपुर सीमांचल संपर्क भी से प्रभावित हुआ था। खासतौर पर जो व्यापारी हैं उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका लाइफ लाइन विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा जो है 4 तारीख को ध्वस्त हो चुका था। पिलर नंबर 7 और 8 के बीच का जो हिस्सा ध्वस्त हुआ था, अभी हम उसी ग्राउंड जीरो पर हैं। आप देख सकते हैं कि यही हिस्सा गिरा है और इसके बाद से जो है इसको बनाने को लेकर जो है कवायद तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने इस स्थल का जो है हवाई सर्वेक्षण किया था और उसके बाद से जो है आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है काफी तेज हो चुकी है। सरकार की ओर से जो बातें हैं वो सामने आ रही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बेली ब्रिज का निर्माण कराया जाए और इसके लिए आर्मी की टीम को जो है यहाँ पर लगाया जाएगा। SDRF के ग्रुप कमांडेंट है भागलपुर के, हम उनसे बात करते हैं। सर, कौन लोग अभी यहाँ पर आ रहे हैं और क्या? देखिए सर, यहाँ पे भारतीय सेना इंजीनियर ग्रुप के ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब लोग आए थे और गिरिफ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी लोग आए थे। कल IIT पुणे के लोग आए थे, IIT पटना से भी लोग आ रहे हैं और बिहार राज्य सरकार के इंजीनियर लोग भी यहाँ पे सभी लोग काम कर रहे हैं सर एक साथ। और बहुत जल्दी ऐसा बताया गया है कि बहुत जल्दी यहाँ पे आवागमन चालू हो जाएगा। लाइट व्हीकल इसका निर्माण कौन करेंगे सर? इसका निर्माण तो जिलाधिकारी महोदय बताएंगे सर, जिलाधिकारी महोदय के क्षेत्र। लेकिन आर्मी के हाँ, आर्मी के लोग आए थे, सभी आर्मी के लोग भी आए थे, ग्रिप के भी लोग, सब मिल के कर रहे हैं सर, सभी लोग मिल के करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पुल टूटने के बाद जो है सरकार जो है लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में है और इंजीनियरों की टीम के साथ साथ जो है आर्मी के जो कई विंग हैं जो निर्माण कार्य में लगे रहते हैं, वो भी जो है अब यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और इसका मुआयना ले रहे हैं। और ऊपर में भी जो है अन्य हिस्सों में भी जो है पुल में कहाँ क्या परेशानी है इसको देखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जल्द ही जो है
बेली ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा और वो यहाँ पर जो है छोटे वाहनों की परिचालन को चालू करने की कवायद जो है जल्द शुरू हो सकती है। लगातार जो है सरकार की निगाह इस पर बनी हुई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। एटीएम के अंदर कैश नहीं, कट रहे हैं बाल। बिहार के दानापुर में एक ऐसा एटीएम चर्चा में है जहां लोग पैसे निकालने पहुंचते हैं, लेकिन अंदर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि यहां मशीन नहीं, चल रही है नाई की दुकान। कुर्सी लगी है, ग्राहक बैठा है और नाई बड़े आराम से बाल काट रहा है। वीडियो देखने के बाद लोग कह रहे हैं यहां कैश नहीं, हेयर स्टाइल निकलता है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एटीएम मशीन से पैसे निकलते तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी एटीएम के अंदर हेयर कटिंग होते देखी है? नहीं तो चलिए दानापुर। एसबीआई एटीएम का बोर्ड लगा ये छोटा सा कैबिन इन दिनों लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। बाहर से देखने पर हर किसी को लगता है कि अंदर एटीएम मशीन होगी, लेकिन जैसे ही लोग अंदर झांकते हैं तो सामने दिखाई देता है हेयर कटिंग सैलून। कुर्सी पर बैठे ग्राहक, चलती कैंची और दाढ़ी बनाता हुआ नाई। दरअसल पहले यहाँ एसबीआई का एटीएम चलता था, लेकिन बाद में एटीएम हट गया और उसके बाद शुरू हो गई इसकी चर्चा। हम मौजूद हैं वहीं विजय बिहार कॉलोनी में, गली नंबर 3 के मोड़ पर जो है ये एसबीआई का आप देख लीजिए एटीएम है। अभी फिलहाल जब खबर चली है उसके बाद जो है एटीएम लिखा हुआ और एसबीआई लिखा हुआ उसे पेपर से क्लोज कर दिया गया है, उसे तोप दिया गया है, लेकिन अभी भी इसका लोगो अभी भी है और इसके अंदर जो है ये जो सैलून है वो सैलून चल रहा है। बाहर लगा बोर्ड और पूरा सेटअप एटीएम का वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ चलता है सैलून। जी हाँ, इस जगह को किराए पर दे दिया गया। किराएदार ने बिना बोर्ड हटाए यहाँ सैलून खोल दिया। अब सवाल ये कि कई लोग पैसे निकालने के लिए यहाँ पहुँचते तो जरूर है, लेकिन कैश की जगह नाई की कुर्सी देखकर मायूस होकर लौट जाते हैं। वहीं इलाके में अब हेयर कटिंग एटीएम के नाम से इसकी चर्चा है। इस अजीबोगरीब नजारे को जिसने भी देखा वो हंसी रोक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं। यहाँ एसबीआई का एटीएम पहले था, कुछ दिन तक चला, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या उसका खराबी था, आधा दिन चलता था बंद, फिर शायद मशीन एसबीआई वाले लोग उखाड़ के ले गए, पर बाकी सेटअप जो था यहाँ है। और इधर जो मकान मालिक हैं तो वो अपना सैलून लगाए हैं। पानी उन्हें यहाँ पर भरा हुआ था, एटीएम नहीं चल रहा था, वो लोग को घाटा हो रहा था, तो ये लोग अपना हमारा से बिना कहे हुए चुप्पे मशीन तशीन हटा लिया। तब तक हम एक सैलून को दे दिए। वो आजकल में कल है उद्घाटन हुआ है शाम को, इसी में अपना थोड़ा सा अधिक किया है। दानापुर का ये अनोखा एटीएम सैलून अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जहां लोग पूछ रहे हैं यहाँ कैश मिलेगा या हेयर कट। कुछ लोग इसे भारत के जुगाड़ मॉडल का सबसे मजेदार उदाहरण बता रहे हैं, तो वहीं कुछ और लोग कह रहे हैं ये दानापुर है भाई, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। और देखिए, गुजरात से ये खबर मिल रही है। वडोदरा से पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है। वैश्विक संकट के समय हमें संकल्प लेने होंगे, पीएम मोदी का ये कहना है। और इस युद्ध का भारत पर बड़ा असर हो रहा है। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करने के लिए एक बार फिर से पीएम ने अपील की है। इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा प्रयोग करने के लिए कहा है। युद्ध के प्रभाव से बचाने के प्रयास जारी हैं। कम से कम 1 साल तक सोना न खरीदें, पीएम का ये बड़ा बयान। और दरअसल ये लोगों से अपील की है पीएम मोदी ने, विदेशी मुद्रा बचाने का रास्ता अपनाना होगा, हमें स्वदेशी पर बल देना होगा। आपको ये बता दें कि सोमवार को पीएम वडोदरा पहुंचे थे, वहां उन्होंने ये बयान दिया था। और लगातार जो अभी इस वक्त एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। और प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया है ताकि हमें गोल्ड जब नहीं खरीदेंगे लोग तो इससे होगा क्या, बचत होगी। इस वक्त भारत सरकार काफी ज्यादा कोशिश में है कि लोगों को समझाया जा सके कि गोल्ड क्यों ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल क्यों खरीदें, क्यों कम करें, क्योंकि बाहर से इसका आयात होता है और ऐसे में हमें डॉलर में ये चीजें खरीदनी पड़ती हैं। हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो
पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। और चलिए छोटे से